हाँ, तो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जगदीश सैनी। और आज का लेक्चर है किस पे कि किसी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से उसकी जो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ क्या था कि किसी करंट एलिमेंट की वजह से क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई सर्कुलर करंट की रिंग लूप है, मतलब किसी सर्कुलर वायर में हम करंट फ्लो करवा देते हैं, तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आती है। अब उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। मतलब जैसे ये मान लो क्या है, सर्कुलर लूप है। ठीक है, सर्कुलर लूप है तो इसमें क्या करना है, करंट फ्लो करवाना है। इसमें हमने करंट फ्लो करवाया, करंट फ्लो करवाते हैं तो ये अपने आसपास क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा तो हमें उसकी कैलकुलेशन करनी है। कहाँ पे करनी है, तो इसकी एक्सिस पे। तो ये जो है इसको तो बोला हमने सेंटर, ये तो है सेंटर और ये है एक्सिस। कहने का मतलब इसकी एक्सिस कौन सी हुई, ये वाली, ये जो मैंने ब्लैक कलर का मार्कर है ये इसकी एक्सिस होगी। तो इसकी एक्सिस पे, ये मैंने एक्स एक्सिस से ड्रॉ किया है, तो इसके एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट पी है सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे। तो इसके सेंटर से कहाँ पे, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ये इसका सेंटर, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी है। इस पर क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसका डायग्राम बनाया है। तो ये डायग्राम जो है ये कैसे है, ये सर्कुलर वायर जो है, इसको सर्कुलर वायर समझ लो थोड़ी देर के लिए। तो ये जो सर्कुलर वायर है ये ऐसे नहीं रखा हुआ है, ऐसे नहीं रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, इस तरह से, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि इस बोर्ड के परपेंडिकुलर रखा है इस तरह से, ऐसे नहीं रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। और इसमें जो करंट फ्लो करवा रखा है, अब दो पॉसिबिलिटी करंट फ्लो करवाने की, एक तो इस तरह से और एक इस तरह से। तो मैंने करंट कैसे फ्लो करवा रखा है कि इसका ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये वाला, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो करंट की डायरेक्शन है वो मैंने दी किधर, यहाँ से उधर आपकी तरफ, यानी कि बोर्ड से आपकी तरफ। और इसका जो नीचे वाला पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट, इस पर करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, यहाँ से अंदर की तरफ, यानी कि बोर्ड की तरफ, अंदर की तरफ। तो ये इस तरह से बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है इस पे जो करंट है वो किधर है, आउटवर्ड्स, यानी कि आपकी तरफ। तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है उसको मैं डॉट से बना देता हूँ, और ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को। और एक ये इसके जस्ट अपोजिट वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे है, अंदर की तरफ, यानी कि क्रॉस। ये किसकी डायरेक्शन बनाई है मैंने, करंट की। तो इस तरह से फ्लो कर रहा है करंट। ठीक है, एक बार और देख लो, ये सर्कुलर वायर है, ऐसे नहीं रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट है, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऊपर वाले पॉइंट पे करंट इधर है और नीचे वाले पॉइंट पे करंट अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे करंट आउटवर्ड्स और यहाँ पे करंट इनवर्ड्स है। ठीक है, अब क्या है, इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट पी है, इस पे हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। ठीक है, उसका देख रहे हैं। अब क्या है, अब हमें क्या तरीका पता है, बायो सेवर्ट लॉ पता है, और उस बायो सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन करके उस रूल को लगा के हमें निकालना है। तो बायो सेवर्ट लॉ जो था वो पूरे करंट कैरिंग वायर के लिए था कि एक एलिमेंट के लिए था, एलिमेंट के लिए था। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एलिमेंट यानी कि इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। तो मैंने एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे दिया इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे, यानी कि ये जो आपकी सर्कुलर वायर है इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैंने क्या लिया, एक टुकड़ा ले लिया, यानी कि डीएल, करंट एलिमेंट। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टुकड़ा दिया डीएल। अब इस डीएल की वजह से पॉइंट पी पर क्या करूंगा मैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। मैग्नेटिक फील्ड मतलब डीबी, डीएल की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी डीबी, उसकी वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो डीएल और पी पॉइंट को मिला दिया। तो डीएल और पी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल आर है। और अगर वेक्टर की फॉर्म में बात करूं तो डीएल से पॉइंट पी की तरफ वेक्टर है आर वेक्टर, यानी कि दोनों पी वेक्टर का क्या है, पोजीशन वेक्टर है। पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है डीएल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब ये डेरिवेशन है, अगर बोर्ड में आता है तो आपको थ्योरी भी लिखनी होती है। तो ये मैंने इधर साइड में थ्योरी लिखी है,
अभी तक मैंने जो भी बोला वही लिखा हुआ है। क्या है? कंसिडर सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस आर। आपका जो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है उसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है। उसके बाद एंड कैरिंग करंट आई, उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई फ्लो कर रहा है। इस तरह से फ्लो कर रहा है कि इस वाले पॉइंट पे करंट आउटवर्ड्स है और इस वाले पॉइंट पे करंट इनवर्ड्स है। लेट द प्लेन ऑफ द लूप बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब इसका मतलब है कि आपका जो करंट कैरिंग वायर है उसका जो प्लेन है, मतलब ये वाला प्लेन, ये आपके पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब प्लेन ऑफ पेपर ऐसे है, मतलब आप पेपर पे बनाओगे, मैं बोर्ड की बात करूँ तो बोर्ड पे ऐसे बना रखा है मैंने डायग्राम, तो ये क्या है? इसके परपेंडिकुलर, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन। फिर क्या है? वी वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट P एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर C। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे? बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ के लिए सबसे पहले एक एलिमेंट लेंगे, तो कंसीडर ए करंट एलिमेंट ds वेक्टर, ठीक है, एट द टॉप ऑफ द लूप। टॉप ऑफ द लूप पे करंट एलिमेंट लेना है। इट हैज एन आउटवर्ड कमिंग करंट। यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे है? बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है। इफ r वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P रिलेटिव टू एलिमेंट ds वेक्टर, देन फ्रॉम बायो-सेवर्ट लॉ, तो बायो-सेवर्ट लॉ से क्या हो जाएगा? जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पॉइंट P पे इस करंट एलिमेंट की वजह से वो कितनी होगी? तो बायो-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? इधर लिख देता हूं मैं। तो बायो-सेवर्ट लॉ होता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होती है। यहाँ पे आर जो है वो क्या होता है? पॉइंट पी और डीएल के बीच की डिस्टेंस। तो पॉइंट पी और डीएल के बीच में आर है, सही है। उसके बाद जो थीटा था वो क्या था? एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। अब यहाँ से देखो, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? तो डीएल वेक्टर कैसे है? यहाँ पे जो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन में होगी। तो करंट कैसे है? करंट आउटवर्ड्स है, तो डीएल वेक्टर भी किधर होगा? आउटवर्ड्स। तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड्स है। और आर वेक्टर जो है वो कैसे है? आर वेक्टर ये आर वेक्टर है, तो ये दोनों कितने एंगल पे है? दिख रहा होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे है, यानी कि डीएल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। इसका मतलब कितना है? थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ से जो इसका मैग्नीट्यूड है dB वो कितना आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ से dB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया? मैग्नीट्यूड होगा। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं? राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल लगाएंगे। अब राइट हैंड रूल में क्या था? देखो, इस डीएल की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पॉइंट पी पे, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो इसके लिए पहले मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है, अच्छा ये डिस्टेंस है, इस वाले एंगल को मैं बोल देता हूँ अल्फा है, ठीक है। अब क्या करना है? राइट हैंड लेना है। राइट हैंड में थंब को किधर रखोगे? करंट की डायरेक्शन में। तो आपकी जो फिंगर्स है जिस डायरेक्शन में कर दोगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इसके लिए मेरे को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले राइट हैंड में यहाँ पे करंट बाहर की तरफ है तो थंब को ऐसे रखना है। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पे फिंगर्स को कर्ल करना है। कहाँ पे चाहिए? पी पे चाहिए, तो पी पे रखो। तो पी पे ऐसे होगा, तो पी से रखोगे, कर्ल करोगे तो किधर आ रहा है? ऊपर की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है? ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ कैसे है? तो मैंने आपको बताया था जो इसकी जो डायरेक्शन है वो किससे मिलती है? बायो-सेवर्ट लॉ से। और बायो-सेवर्ट लॉ में क्या आता है? डीएल क्रॉस आर। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से आती है। तो मैंने बताया था जो डीएल क्रॉस आर है वो क्या होगा? डीबी परपेंडिकुलर होगा डीएल के, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो डीएल के भी परपेंडिकुलर आती है और आर वेक्टर की भी परपेंडिकुलर आती है। अब डीएल वेक्टर ऑलरेडी ऐसे है, आर वेक्टर कैसे है? इस प्लेन में है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो इस डायरेक्शन में हो, 90 डिग्री पे होती है ना,
तो या तो ऐसे हो सकती है आर वेक्टर के साथ 90 डिग्री पे, या फिर ऐसे हो सकती है। तो अभी हमने जो रूल लगाया उसके अकॉर्डिंग कैसे आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है। देखो करंट ऐसे इस तरह से, तो ऊपर की तरफ है, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डीवी वेक्टर वो कैसे आ रही है, इस तरह से आ रही है डीवी वेक्टर। ठीक है, ये अब इसी तरह से मेरे को क्या देना है, इसके जस्ट सामने वाला कंपोनेंट में दे दिया। तो इसके जस्ट सामने वाला कंपोनेंट मतलब जैसे मान लो ये सर्कुलर रिंग है, तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो इसके जस्ट सामने वाला मतलब ये वाला, इस पॉइंट की वजह से भी हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। अच्छा मैग्नीट्यूड सेम होगा अलग होगा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे डीबी, उसकी वजह से इसकी इक्वली होगी या अलग होगी। तो देखो ये किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो थीटा पे और आर स्क्वायर पे। तो थीटा तो हर जगह कितना है 90 है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे है अंदर की तरफ, आर वेक्टर ऐसे है तो अभी भी 90 डिग्री है। और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्यों है वो सेम होगी, यानी कि ये जो आपकी सर्कुलर रिंग है अगर ये कोई पॉइंट पी है तो इस एलिमेंट के इसके हर पॉइंट की इससे डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। और कितनी है, आर है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी हर जगह पे आर ही होगी। तो अगर ये डिस्टेंस x है, ये r है और ये r, ये दोनों सेम है, तो ये वाला अगर एंगल मैंने अल्फा बोल दिया तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये जो एंगल है ये वाला, ये भी कितना होगा अल्फा ही होगा क्योंकि साइड सेम है। अच्छा अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वह किधर होगी, देखो तो राइट हैंड रूल लगाना है। सबसे पहले आपको थंब को किधर रखना है, तो थंब को रखना है आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक सॉरी करंट की डायरेक्शन में। करंट कैसे है यहाँ पे अंदर की तरफ, तो थंब किधर होगा अंदर की तरफ। उसके बाद जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट पे फिंगर्स को कर्ल करो, किस पॉइंट पे चाहिए पी पे चाहिए, तो पी पे फिंगर्स को कर्ल करोगे तो किधर आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, इस तरह से होगी। ठीक है, इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पे करंट कैसा है आउटवर्ड से, तो थंब को ऐसे रखोगे तो इस तरह से आ रही है ऊपर की तरफ तो ऊपर, और यहाँ पे इस तरह से आ रही। अच्छा मैंने एग्जैक्ट इस वजह से बनाया क्योंकि मुझे पता है db वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू r वेक्टर और परपेंडिकुलर टू dl वेक्टर। तो ये जो एंगल होगा ये वाला वो कितना होगा 90 डिग्री, इसी तरह से ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। अच्छा अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अगर ये 90 माइनस अल्फा है और ये पूरा 90 है तो ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा अल्फा। इसी तरह से यहाँ पे बात करें, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा ये पूरा 90 है तो ये वाला अल्फा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं अपन कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो इस डीबी के दो कंपोनेंट होंगे, एक वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में। तो जिधर थीटा होता है उधर कोस आता है, तो यहाँ पे अल्फा इधर है तो यहाँ पे एक कंपोनेंट डीबी का किधर आएगा, एक तो आएगा डीबी कोस अल्फा और एक आएगा इधर एक्स एक्सिस के दोनों कितना डीबी साइन अल्फा। सिमिलरली इसकी वजह से देखो इसकी वजह से भी आएगा, तो इसकी वजह से एक कंपोनेंट नीचे आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो इसकी वजह से इधर कंपोनेंट कितना आया डीबी, जिधर थीटा होता है उधर कोस थीटा आता है तो डीबी कोस अल्फा, और एक इधर आएगा डीबी साइन अल्फा। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा डीबी कोस अल्फा डीबी कोस अल्फा मैग्नीट्यूड सेम है और जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है। तो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर आ रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये इन दो की वजह से। और इसी तरह से हम क्या करेंगे एक कंपोनेंट यहाँ पे देंगे और एक इसके सामने वाला देंगे, तो इनकी वजह से भी क्या होगा जो वर्टिकल कंपोनेंट है डीबी कोस अल्फा वाला वो कैंसिल हो जाएगा और साइन अल्फा वाला जुड़ जाएगा। तो पूरी रिंग के लिए कंपोनेंट करेंगे तो उसमें वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे और जो भी कंपोनेंट आएंगे वो एक्स डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो किधर आएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा है इसको आप थ्योरेटिकली देखना। तो पहले आप ऐसा करो, सबसे पहले तो आप ये डायग्राम बनाओ, उसके बाद आप ये थ्योरी देखो और इक्वेशन फर्स्ट तक लिख दो। ठीक है, ये डायग्राम बना देना, इसके बाद देखते हैं।
तो पॉज करके इसे नोट करो। हाँ, तो आपने इक्वेशन फर्स्ट तक लिख दिया था। उसके बाद ये जो मैंने समझाया है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है कैंसिल हो जाएंगे और जो एक्स एक्स से लॉन्ग जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो ऐड हो जाएंगे। तो उसके बारे में लिख दिया मैंने। क्या लिखा? सबसे पहले द फील्ड डीबी वेक्टर लाइज इन द प्लेन ऑफ पेपर एंड इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। मतलब ये जो आपके मैग्नेटिक फील्ड आई है डीबी वेक्टर, ये क्या है? प्लेन ऑफ पेपर जो है लाइज इन द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि इस बोर्ड के प्लेन में, आपके पेपर के प्लेन में है, और जो परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, और आर वेक्टर के क्या है? परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में ही लाई करेगी और आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, इस तरह से। देन डीबी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट। तो इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड किया जा सकता है, एक कोस अल्फा, एक साइन अल्फा। तो पहला है डीबी साइन अल्फा अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस अलोंग डीबी साइन अल्फा, और वाई एक्सिस के अलोंग डीबी कोस अल्फा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। इसी तरह से ये तो केवल इन दोनों की वजह से था, इसी तरह से पूरी रिंग की वजह से ये करना है। तो फॉर एनी टू डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट, तो डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट्स लेने हैं। मतलब जैसे आपने एक ऊपर वाला दिया था और एक जस्ट अपोजिट वाला। तो फॉर एनी टू डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट्स ऑफ द लूप, द कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यानी कि जो कोस अल्फा वाले हैं वो क्या है? इक्वल है, और अपोजिट है, इस वजह से वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। जबकि जो आपके एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स है, यानी कि एक्सियल कंपोनेंट्स साइन अल्फा वाले डीबी साइन अल्फा, वो एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ। जैसे ये रिंग थी आपकी, ये रिंग मैंने इस तरह से बना रखी है, ठीक है। इसमें आपने एक ये कंपोनेंट दिया था, एक ये कंपोनेंट दिया था, ठीक है। ये रिंग थी, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। अच्छा, इसको अगर मैं साइड से देखूं, यानी कि इस साइड से आके देखूं, तो आपको कैसा दिखेगा? आपको रिंग जो है वो कैसी दिखेगी? इस तरह से दिखेगी, इस तरह से दिखेगी, ठीक है। और इसमें जो आपके पॉइंट पी है वो कहाँ पे? यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। उसको मैं यहाँ बना देता हूँ, ये पॉइंट। तो ये जो कोस अल्फा वाला कंपोनेंट है, अगर साइड से देखोगे तो कोस अल्फा वाला कंपोनेंट किधर है? ऊपर है, और नीचे वाला इधर है। यानी कि एक कंपोनेंट जो है वो ऐसे है और एक कंपोनेंट ऐसे है। ये कौन सा वाला है? ये वाला। ये दोनों इक्वल अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे। एक और एक कंपोनेंट है इनका एक्सियल कंपोनेंट, वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से एक कंपोनेंट ये वाला लो, और इसके जस्ट सामने ये वाला। तो इसकी वजह से जो ये जो कोस अल्फा वाला कंपोनेंट है वो किधर होगा? इधर। ये डीबी कोस अल्फा, और इसके जस्ट अपोजिट सामने वाले की जैसे डीबी कोस अल्फा कैसे होगा? इधर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और इनके जो एक्सियल कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में होंगे, वो ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से ये वाला लो, और इसके सामने वाला ये। तो इसकी वजह से एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये कोस अल्फा डीबी कोस अल्फा और डीबी कोस अल्फा क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो इस तरह से पूरे रिंग की वजह से जो कोस अल्फा वाले कंपोनेंट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे और एक्सियल कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये लिखा है। अब क्या करना है? नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए इनको ऐड करना है। तो मैं इसको इसको आप पॉज करके नोट कर लो, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे मिलेगी? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? 8 पॉइंट P क्या हो जाएगी? तो अपन को कैसे मिलेगी? आपको क्या करना है? ये जो डीबी साइन अल्फा है इनको ऐड करना है।
इसकी वजह से डीबी साइन अल्फा, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इस तरह से, इसकी वजह से डीबी साइन अल्फा, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, पूरी रिंग की वजह से। यानी कि आपको क्या करना है, जो एक्स कंपोनेंट्स है उनको ऐड करना है। तो ऐड करने का मेथड इंटीग्रेशन से है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन अल्फा करना है। ये डीबी साइन अल्फा इसकी वजह से, इस वजह से, सबकी वजह से होगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, तो सबको ऐड करने का तरीका कौन सा है, इंटीग्रेशन। तो डीबी साइन अल्फा का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। अब देखो डीबी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या थी, तो फर्स्ट इक्वेशन से डीबी की वैल्यू लिख रहा हूं मैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी कितनी, म्यू नॉट आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट से लिखा है और साथ में साइन अल्फा। अब साइन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ से साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायग्राम से देखो, डायग्राम से साइन अल्फा कितना है, साइन अल्फा देखो ये वाला ट्रायंगल ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन अल्फा इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, तो भाई ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर, और साइन अल्फा की जगह पे कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, dl के रेस्पेक्ट में, तो dl अंदर रहेगा और बाकी सब जो है कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट है, r जो है ये डिस्टेंस है तो ये भी कांस्टेंट है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ लो कांस्टेंट, तो ये सब बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू, ये सब कांस्टेंट इनको बाहर दे दिया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट आई कांस्टेंट, कैपिटल आर कांस्टेंट अपॉन आर स्क्वायर, और आर कितना हो गया, आर के, और ये इंटीग्रेशन डीएल, और डीएल का कम इंटीग्रेशन डीएल कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन की डीएल की वैल्यू हो जाएगी आपके, देखो डीएल का मतलब है ये वाला लेंथ एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट, तो डीएल 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 इस तरह से पूरा, तो पूरी रिंग की वजह से जो डीएल डीएल है वो ऐड होके कितना हो जाएगा, इस पूरी रिंग की जो लेंथ है और पूरी रिंग की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, सर्कमफेरेंस के इक्वल। सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ से ये जो डीएल है इसकी वैल्यू क्या है, बिकॉज इंटीग्रेशन डीएल का मतलब कितना होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर क्यूब, डीएल की जगह पे 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, और क्या हो रहा है, 2 से ये कैंसिल, तो ओवरऑल कितना हो गया, तो यहाँ से आ गया मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और ये कैपिटल आर और आर, कैपिटल आर का स्क्वायर, तो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, तो अपॉन 2 आर क्यूब, ये क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब क्योंकि आपको किसकी टर्म्स में चाहिए, मैंने बोला था आपको करना क्या है, सेंटर C से x डिस्टेंस पे चाहिए, तो आपका आंसर x की टर्म्स में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये जो ट्रायंगल है ये वाला, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और रूट का मतलब मैं 1/2 लिख दूँ, ठीक है। इस आर की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा, देखो आर क्यूब है और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, तो 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा डायरेक्शन की बात करें तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है किधर आ रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग आ रही है, तो वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो क्या लगा देंगे, यहाँ पे आई क्यूब लगा देंगे। तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और डायरेक्शन आई के, ये होगी इसकी वेक्टर फॉर्म। तो ये आई आपके कि किसी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आता है वो कितना आता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, सेंटर से पॉइंट पी की डिस्टेंस, डायरेक्शन आई के। ओके, अब उसके बाद इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में देखो आपको दिख भी रहा होगा किस पे डिपेंड कर रहा है, ये x, तो x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और x टेंड्स टू इंफिनिटी पर जो वैल्यू आएगी वो देखो कैसे आएगी। देखो यहाँ पे अपन कुछ 2-3 केस है, आप पहले इसको लिखो, नोट कर लो। तो फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है आपके म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/, ठीक है, ये है था। अब मैं कुछ केस ले देता हूँ, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट मैं पूछूं मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब सेंटर पे, इस रिंग के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो सेंटर है इसका मतलब x इक्वल टू 0, तो सेंटर का मतलब x इक्वल टू 0 है तो इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू 2, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये तो 0 हो गया, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से ही हो गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, कितना हो गया आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1 आर बचेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी आ गई, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, जिसके पहले वाला लेक्चर था उसमें सेंटर पे यही आई थी, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आती है, और ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। मैक्सिमम कहाँ पे होती है, सेंटर पे, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू डिक्रीज करेगी, किस तरह से डिक्रीज करेगी वो देखो। केस सेकंड, केस सेकंड मैं पूछूं x इक्वल टू आर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ऐसे लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट x इक्वल टू आर, मतलब आपका जो करंट कैरिंग लूप है r रेडियस का, तो r रेडियस की इक्वल अगर डिस्टेंस लूँ मैं x एक्सिस पे, तो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, देखो तो मैग्नेटिक फील्ड एट x इक्वल टू आर, क्या करो x की जगह r पुट कर दो, तो ये जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे आर रखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर, तो 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब मैं कंपेयर करने के लिए इसको क्या लिख रहा हूँ, सेंटर की टर्म्स पे लिख रहा हूँ, तो सेंटर की टर्म्स में लिखने के लिए देखो क्या करें, तो यहाँ पे आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट x इक्वल टू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो 2 की पावर 3/2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3/2 और कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो स्क्वायर से 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा कैपिटल आर। अब 2 की पावर 3/2 है, तो 2 की पावर 3/2 को मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 1 + 1/2 लिख सकते हैं। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2, तो यहाँ से ही कितना हो जाएगा, अच्छा आर स्क्वायर से ही कट जाएगा, एक आर बचेगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन एक आर बचेगा, और ये कितना हो गया 2, और 2 की पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 2 और √2,
अच्छा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो यहाँ एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 2√2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे दे देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट x इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2√2 एक्स्ट्रा है, तो 2√2 टाइम्स, और ये कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यानी कि सेंटर का 1/2√2 टाइम्स। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई x इक्वल टू आर पे, वो कितनी आई, 1 अपॉन 2√2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। इसको जब आप कैलकुलेटर से देखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 0.3535 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ये वैल्यू आती है। तो ये क्या हो रही है, x इक्वल टू आर पे, यानी कि सेंटर पे सबसे ज्यादा है, x इक्वल टू आर पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, देखो 0.35 टाइम्स। तो इसे आप नोट करो, ये किस लिए कर रहे हैं, इसका ग्राफ बनाने के लिए। तो ग्राफ में आपको 2-3 पॉइंट दे देता हूँ तो आइडिया हो जाएगा फिर। इसे आप पॉज करके नोट कर दो, ठीक है, मिटा दो। अब एक लास्ट और दे दो, थर्ड केस, x इक्वल टू आर बाई 2, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो थर्ड केस है मैग्नेटिक फील्ड एट x इक्वल टू आर बाई 2 डिस्टेंस पे कितना होगा। तो फॉर्मूले में r बाई 2 पुट करो, तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था म्यू नॉट आई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह r बाई 2, तो आर स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3/2। अब इसको भी सेंटर की टर्म्स में देखना है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये देखो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2, अब ये देखो 4 एलसीएम लो, तो 4 एलसीएम लूंगा तो 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 5r स्क्वायर अपॉन 4, तो 5r स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 3/2 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब इनको मैं अलग अलग लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा कितना, 5 की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कैपिटल आर क्यूब आ जाएगा अपॉन 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 की पावर 3/2 ऊपर भेज दिया मैंने, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। अच्छा, ये आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे एक आर बचेगा, एक आर बचेगा, और साथ में 2 और 5 की पावर 3/2 को भी ऐसे दे सकता हूँ, तो 5 की पावर 1 प्लस 1/2, तो 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1/2, तो 5√5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5√5। और इसी तरह से 4 की पावर 3/2 को भी कह सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 4√4 म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू 5√5r। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, तो क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, √4 को मैं 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ से ये कितना आ गया 4, इसको 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 2 2 जा 4 अपॉन 5√5 म्यू नॉट आई अपॉन आर। अब इसको सेंटर से कंपेयर करो, तो यहाँ पे मेरे को म्यू नॉट आई अपॉन 2r चाहिए, तो 2r चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये जो म्यू नॉट आई अपॉन 2r है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड x इक्वल टू r बाई 2 पे कितनी आ जाएगी, तो 8 अपॉन 5√5 इंटू, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। इसको कैलकुलेटर से देखोगे जब आप, तो वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी x इक्वल टू r बाई 2, ये आएगी 0.716 टाइम्स ऑफ b सेंटर, ये सेंटर की 0.716 टाइम्स, ठीक है। तो ये 2-3 वैल्यूज आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना देते हैं ना, तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं।
ठीक है, इसको लिख लो आप पोस्ट करके, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो इसका ग्राफ बनाऊं तो मेरे को एक बार वैल्यूज ध्यान में आनी चाहिए। क्या है, सेंटर पे तो वैल्यू कितनी थी, सेंटर पे तो आई थी आपके म्यू आई अपॉन 2r। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड x इक्वल टू आर बाई 2 पे कितनी आई थी, तो 0 पॉइंट, उसमें देख लो कॉपी में क्या था, 0.716 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। इसी तरह से x इक्वल टू आर पे कितना था, x इक्वल टू आर पे था 0.3535 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। अच्छा, इसका ग्राफ दोनों तरफ बनेगा, दोनों तरफ क्यों, रीजन क्या रीजन, क्योंकि देखो ये करंट कैरिंग लूप है, ये अपन ने एक्सिस दी थी, तो ये इधर भी इसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, इधर कोई पॉइंट है इस पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और इधर कोई पॉइंट है उस पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अच्छा, इधर पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, वो जो फॉर्मूला था वही इधर भी लगेगा, तो इधर भी होगी, तो इस वजह से इधर, तो इसको मैं बोल देता हूँ ये तो x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 का मतलब सेंटर, ये मान लो कितना है, x इक्वल टू आर बाई 2 है, रेडियस का आधा, ये वाला पॉइंट कितना है, मान लो x इक्वल टू आर है, इसी तरह से इधर भी होगा, तो इसको मैं बोल देता हूँ ये माइनस आर बाई 2 हो जाएगा, और ये माइनस आर हो जाएगा। तो देखो सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो कहाँ पे है, सेंटर पे, तो सेंटर पे, तो ग्राफ बनाने के लिए मैं जूम कर देता हूँ, सेंटर पे जो 1 टेस्ला है, सेंटर पे कितना है, ग्राफ बनाने के लिए जूम कर लेता हूँ कि सेंटर पे कितना है 1 टेस्ला, इससे आपको समझ में भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे मान लो 1 टेस्ला कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी 0.5, इसकी आधी, ठीक है, और ये हो जाएगा 0.25, और ये हो जाएगा 0.75। अब ग्राफ ड्रॉ करो एक बार, तो सबसे ज्यादा सेंटर पे मान लो 1 है, ठीक है, ये 1 है। अब क्या होगा, r बाई 2 पे कितना होता है 0.7166 टाइम्स ऑफ सेंटर, सेंटर पे अगर 1 टेस्ला है तो x इक्वल टू आर बाई 2 पे कितना हो जाएगा 0.716, यानी कि लगभग 0.7, तो 0.7 कहाँ पे, लगभग यहाँ पे, तो मैं लगभग यहाँ पे बना दूँ। इसी तरह से यहाँ पे भी इतना ही होगा, r बाई 2 पे भी ये। उसके बाद x इक्वल टू आर पे 0.35 टाइम्स सेंटर, सेंटर पे 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.35 टेस्ला, तो 0.35 कहाँ पे होगा, लगभग यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे, यहाँ पे कहीं होगा। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे है, और फिर ग्राफ कैसे हो रहा है, तो इस तरह से ये ग्राफ आता है, और r टेंड्स टू इंफिनिटी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, टेंड्स टू इंफिनिटी होती है। तो इसके लिए ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है, और आप चाहो तो ये वैल्यूज मिटा दो बाद में, ठीक है। तो ग्राफ कैसा आएगा, इधर इस वजह से बनाया क्योंकि एक्सिस के इधर भी तो पॉइंट हो सकता है, r बाई 2 पे इधर वाला पॉइंट है, तो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इधर के लिए इस वाला, ठीक है, इसे नोट कर लो। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का डेरिवेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो थैंक यू।